Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we are going to discuss solution of part C of test series 6. तो जो भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पार्ट बी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 26 कि लेट एल इज इक्वल टू 0 to 1, मतलब एक इंटीग्रल दिया है और ये पूछ रहा है कि एल किससे ग्रेटर देन है और किससे लेस देन है। तो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास एल इज इक्वल टू 0 to 1 dx 1 plus x⁸8, इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब ये किससे ग्रेटर है और किससे स्मॉलर है। अब ध्यान से सुनो, ये 1/1 प्लस x⁸8 है। अब सपोज किस x की वैल्यू अगर 0 to 1 है, तो अगर x की वैल्यू 0 to 1 है तो ये हमें पता है कि x⁻n+1 ये हमेशा ग्रेटर देन होता है x⁻n, अगर वो 0 और 1 के बीच में। बट अगर वो 1 से ग्रेटर है तो x⁻n+1 सॉरी ये रिवर्स हो जाता है। अगर 1 से ग्रेटर है तो x⁻n+1 ग्रेटर देन x⁻n होता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे कि x⁸8 हमेशा क्या होगा, x² से छोटा होगा जब भी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि 1 प्लस x⁸8 की वैल्यू हमेशा लेस देन होगी 1 प्लस x² से। तो देयरफॉर यही इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी कि 1/1 प्लस x⁸8 हमेशा ग्रेटर देन हो जाएगा 1/1 प्लस x² से, क्योंकि अपॉन करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। अब इसी में अगर मैं इंटीग्रल अप्लाई कर दूं तो इसका इंटीग्रल तो पता नहीं, तो ये हमारे पास l है, बट इसका इंटीग्रल तो पता है, ये तो tan इनवर्स x होता है। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 1, तो tan इनवर्स 1 π/4 और tan इनवर्स 0, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा π/4, यानी कि l की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन π/4 होगी। तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन π/4, लेस देन π/4 नहीं बल्कि ग्रेटर देन π/4। अब निकालना है कि डी एल की वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। बट क्लियरली हमें पता चल गया कि एल की वैल्यू ग्रेटर देन π/4 है तो ग्रेटर देन 1 तो नहीं लिखेंगे, तो देयरफॉर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चेक करते हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि 1/1 प्लस x⁸8 इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम, क्योंकि हमें ये शो करना है कि l की वैल्यू लेस देन 1 है। अब l की वैल्यू लेस देन 1 शो करना है तो मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये सबसे मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, पॉजिटिव वैल्यू है सब, तो देयरफॉर 0 पे सबसे मिनिमम होगी। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी होगी 1। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1/1 प्लस x⁸8 की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1। अब इसी पे इंटीग्रल अप्लाई कर दूंगा 0 to 1 dx, तो इस पे इंटीग्रल अप्लाई करूंगा तो ये x और लिमिट जो होगी 0 to 1, तो ये कितना हो गया 1। तो देयरफॉर l की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया इनइक्वालिटी का यूज करके। तो देयरफॉर जो ऑप्शन नंबर ए एंड डी करेक्ट हो जाएंगे, बाकी बी सी ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। बोल्जेनो-वायरस्ट्रास थ्योरम का यूज कर सकते हैं, e⁻(x/n³। जब इसमें मॉड लगाएंगे तो ये वैल्यू लेस देन 1/3 हो जाएगी, 1/n³। और 1/n³ सीरीज क्या है, इन रियल सीक्वेंस के अंदर ये जो सीरीज है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट बाय बोल्जेनो-वायरस्ट्रास थ्योरम। क्योंकि बहुत बार हम लोग काफी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि बोल्जेनो-वायरस्ट्रास थ्योरम ये कहता है कि अगर हमें सीक्वेंस ऑफ सीरीज को, अगर हम क्या ले रहे हैं, सीरीज ऑफ फंक्शन ले रहे हैं, तो अगर उसे हमें कन्वर्जेंट बताना है तो हम उसे लेस देन किसी एक रियल सीरीज से सीक्वेंस से छोटा बता देंगे। अगर वो सीक्वेंस का सीरीज कन्वर्जेंट है आर के अंदर, तो देयरफॉर ये भी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही इसे मैं लेस देन बता सकता हूं 1/n⁵। तो यहां पे पी सीरीज टेस्ट, वो रियल सीक्वेंस के अंदर वो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर ये भी कन्वर्जेंट। अब ये क्या आ रहा है, x/n
तो यानी कि सिंपल मैं ये कह सकता हूं कि x⁴n बाय n⁴n आ रहा है। तो क्लियरली ये भी सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो देयरफॉर अब आ रहा है लास्ट में 1/x प्लस पाई n होल स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दो, ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर अब मैं इस पे पुट करूं, जैसे कि मैं x के प्लेस पे अगर माइनस पाई प्लस 1/n ले लूं, तो ये माइनस पाई प्लस 1/n में पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/n से n कैंसिल, तो ये जो लिमिट है 1। बट हमें सीरीज कन्वर्जेंट के लिए क्या होता है, जो सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ज करनी थी। बट ये जो सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है ये सीरीज क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। और ये तो डायरेक्ट पावर सीरीज ही है, क्योंकि अगर मैं इसको पावर सीरीज में लिखूं तो ये x⁴n/n⁴n, तो इसका जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे तो ये क्या आएगा, पूरी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो देयरफॉर जो चीज पूरे r पे कन्वर्जेंट है, तो क्लियरली वो माइनस पाई से लेके पाई पे तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ये तो काफी सिंपल होता है कि क्या करना है, हमको चेक करना है जो फंक्शन कंटिन्यूअस होने चाहिए और एंड पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। तो देखो 1 पे तो कोई भी फंक्शन प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, मतलब कहां चेक करना है, 0 पे। ये फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, खत्म। ये फंक्शन 0 पे डिफाइन हो रही है क्योंकि ये एक फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है। अब साइन इन्फिनिटी की लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं होती, बट हमें पता है कि इसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। और x क्या है, 0 पे अप्रोच कर रहा है। हमें पता है कि कोई भी xn इंटू yn, अगर yn की एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है और xn 0 पे जा रहा है, तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो कहा जाएगा 0 पे। तो ये भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, क्योंकि एंड पॉइंट पे ये डिफाइन हो रहा है और फंक्शन कंटिन्यूअस है। सी में ये तो 0 पे डिफाइन नहीं होगा, रॉन्ग। साइन x/x ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है, हम बहुत बार चेक कर चुके हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है और 0 पे डिफाइन भी हो रहा है, क्योंकि 0 पे इसकी लिमिट क्या होती है, 1। तो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। बी और डी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्या कह रहा है कि वो सारे पेयर हैं कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 यूनियन, मतलब ये एक यूनिट सर्कल है और ये एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो 1 0 पे है, रेडियस 1 है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा ए, और फिर 1 0 पे खड़े होके एक और सर्कल बनाना है, तो ये मेरे पास ए और बी है। क्लियरली ये सेट कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड भी है। कह रहा है ए कॉम्पैक्ट भी होगा, तो कॉम्पैक्ट भी है। देखो कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि इसके हर 2 पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूं, यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां जाऊंगा। अब ये दोनों कंटिन्यूअस भी है, तो मतलब एक कंटिन्यूअस हर 2 पॉइंट के बीच में एक कंटिन्यूअस मैप भी डिफाइन कर सकता हूं। यहां से यहां जाना है तो भी मैं कंटिन्यूअस मैप डिफाइन कर सकता हूं। तो ये पाथ कनेक्टेड भी है, क्योंकि पाथ कनेक्टेड का डेफिनेशन क्या होता है, देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस मैप बिटवीन दिस 2 पॉइंट। इन 2 पॉइंट के बीच में, हर 2 पॉइंट के बीच में कंटिन्यूअस मैप डिफाइन कर सकता हूं। सी कह रहा है कॉम्पैक्ट, तो क्लियरली ये बाउंडेड भी है और ये सेट कैसा है, क्लोज, क्योंकि ये भी सेट क्लोज है, सेकेंड सेट भी क्लोज है, तो दोनों का जो यूनियन होगा वो भी फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। फोर्थ कह रहा है कि ए इंटीरियर एम्प्टी होगी, तो क्लियरली इसका एम्प्टी इंटीरियर है। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं नेबरहुड ड्रॉ करूं, किसी भी पॉइंट पे नेबरहुड ड्रॉ करूं, तो उसके अंदर बाहर के बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो देयरफॉर ये इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यानी ए कनेक्टेड भी है, पाथ कनेक्टेड भी है, कॉम्पैक्ट भी है और इसका इंटीरियर एम्प्टी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि xt अगर एक मैट्रिक्स स्पेस है, डी ए डिनोट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और सबसेट ए ऑफ x, तो कौन सा फॉलोइंग ट्रू होगा। पहला ये है कि अगर ए और मतलब ए और किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर 0 है तो वो ए बिलोंग करेगा ए। मतलब ये कह रहा है कि जैसे कि किसी पॉइंट के बीच और किसी सेट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इसके किसी भी पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, मतलब मैं इसका सारे पॉइंट ले लूं और सबके बीच का डिस्टेंस निकाल दूं, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वही हमारा डिस्टेंस होता है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाए तो वो पॉइंट उसके अंदर बिलोंग करेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मैं एक सेट ले लू 0 1 और मैं डिस्टेंस निकालू 1 से लेके ए तक का, तो ए से लेके 1 तक का डिस्टेंस कितना होगा, 0। क्लियरली डिस्टेंस 0 है।
बट क्या वन सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है? नहीं। ऐसे अगर मैं 0 से a तक का डिस्टेंस निकालूं तो भी 0 होगा। क्या 0 a के अंदर बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो देयरफॉर ये इंप्लाई नहीं करता है कि वो पॉइंट बिलोंग करेगा। सेकेंड कह रहा है कि अगर डी ए 0 है तो इसका मतलब ए डजेंट बिलोंग कर रहा है, तो ये तो डायरेक्टली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर इसके अंदर वाली कोई पॉइंट ले लूं, जैसे मैं ले रहा हूं 0 1, तो अगर मैं इसके किसी इंटीरियर पॉइंट ले लूं जैसे कि ए, तो इस सेट और ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, बट वो तो सेट हमेशा उसके अंदर ही है, तो ये तो डायरेक्ट ट्रू हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं। थर्ड कह रहा है कि अगर सपोज ये 0 है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब ए बिलोंग करेगा ए को, तो ये भी क्लियरली ट्रू नहीं है, क्योंकि सेट के बाहर का पॉइंट, अगर मैं यहां कोई पॉइंट ले लेता हूं तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है क्लियरली वो 0 नहीं है, और ये कह रहा है वो सेट के अंदर बिलोंग करेगा, तो ऐसा नहीं है, वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो ये ट्रू है कि अगर ए और ए के बीच का डिस्टेंस अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब कंपलसरी है कि ये ए इस सेट का मेंबर नहीं। 0 है तो कुछ नहीं बोल सकते, बट अगर 0 नहीं है तो कंफर्म ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करे। तो देयरफॉर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग, यानी ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ओनली ऑप्शन डी करेक्ट। तो ये थे रियल के क्वेश्चन। अब चलते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन की ओर। तो 26, 27, 28, 29, 30 5 क्वेश्चन हो गए। अब 5 क्वेश्चन अलजेब्रा के। कह रहा है ए और बी अगर ये 2n क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स है सच दैट i माइनस ए बी इन्वर्टिबल। तो कह रहा है कि i माइनस बी है, ये असल में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका बुक में भी बहुत ये लिखा रहता है कि अगर i माइनस ए बी इन्वर्टिबल है तो i माइनस बी ए भी इन्वर्टिबल होता है, और उसकी जो इनवर्स है वो ये होती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें i माइनस बी ए इन्वर्टिबल बोला है, नॉट इन्वर्टिबल बोला है, मे और मे नॉट भी बोला है, और उसका इनवर्स गिवन है, तो क्या करना है, दोनों को इनवर्स के डेफिनेशन अप्लाई करना है, यानी कि i माइनस बी ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आंसर आइडेंटिटी आ गया तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हो कि ये इसका इनवर्स फॉर्म करे। और एक चीज, इसमें एक कंडीशन देना चाहिए कि बी हमेशा इन्वर्टिबल होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हम बी के इन्वर्टिबल का यूज करते हैं, तो ये इसमें दिया नहीं होता, बट ये हमें जरूरी रहता है कि ये हमें यूज करना है। अब करते कैसे, जैसे मुझे i माइनस बी ए निकालना है, चेक करना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं। मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, बी इनवर्स आई बी, बट इसके लिए तो बी इन्वर्टिबल होना चाहिए, तो बी यहाँ पे इन्वर्टिबल गिवन होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं बी इनवर्स बी बी ए। तो अब इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी इनवर्स यहाँ पे आई, और यहाँ से बी इनवर्स ले लूंगा, और ये साइड से मैं बी ले लूंगा। तो देखो मैं बी इनवर्स यहाँ से ले रहा हूँ, बी यहाँ से, तो यहाँ पे आई, यहाँ से बी इनवर्स चले गया, यहाँ से बी चले गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट अप्लाई करूं, ऐसे नहीं लेते, i माइनस बी है ना, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, आइडेंटिटी पहले b को ले लेते हैं, फिर b इनवर्स को ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पे b इनवर्स b है, इस तरीके से ले सकता हूं इसको मैं। तो देयरफॉर अब इसी चीज को मैं कैसे ले सकता हूं, यहां पे b को कॉमन निकाल देता हूं, और यहां से b इनवर्स को, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा i माइनस, और यहां पे ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसे क्यों लग रहा है। एक काम करते हैं, अपने को ए बी चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहां ले लेते हैं बी ए और बी बी इनवर्स, इस तरीके से लिख देते हैं, फिर हो जाएगा। देखो बी यहां से कॉमन चलेगा, बी इनवर्स से, तो यहां पे हमको ए बी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी। तो अब डिटर्मिनेंट पे तो प्रोडक्ट पे ओपन हो जाता है, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं बी, और फिर ये i माइनस ए बी, और ये हमारे पास हो गया b का इनवर्स। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, i माइनस ए बी। अब ये इन्वर्टिबल है, नॉन जीरो है, तो ये भी नॉन जीरो होगा। इसका मतलब अगर i माइनस ए बी इन्वर्टिबल है तो i माइनस बी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल। और फिर जो ऑप्शन में गिवन है वो हम चेक कर सकते हैं,
कि यही इसका इन्वर्टिबल होगा, तो देयरफॉर ये इन्वर्टिबल होता है। तो ये कह रहे हैं नॉट इन्वर्टिबल रॉन्ग, मे और मे नॉट बी भी रॉन्ग हो जाएगा। बट इसमें ये गिवन होना चाहिए कि बी एक कैसा मैट्रिक्स है, वो नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन जीरो बोल रहा हूं, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दैट इज इन्वर्टिबल या फिर नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 कि कंसिडर द मैट्रिक्स पी। एक मैट्रिक्स दिया है पी और एक मैट्रिक्स दी है क्यू, कौन सा फॉलोइंग ट्रू नहीं है? तो हम एक काम करेंगे, ट्रू निकालेंगे और उसको उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और जो बचेगा वही हमारा आंसर राइट होगा। पूछ रहा है कि पी क्यू सिमिलर है, पी डायगोनलाइजेबल है, क्यू जॉर्डन कोलैनिकल फॉर्म है, या फिर क्यू जो है ये पी का जॉर्डन कोलैनिकल फॉर्म है, या फिर क्यू जो है वो डायगोनलाइजेबल है। तो एक काम करते हैं, पहले तो जॉर्डन कोलैनिकल फॉर्म देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना है, सिर्फ आइगन वैल्यू निकालनी। अब देखो ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू। एक आइगन वैल्यू 3 है, अगर सारे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होते तब तो ये क्या आता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है। अब देखो ये 2 2 सेम आ गए, तो सिर्फ सेम आ गए, तो यहाँ पे 2 2 दो बार आ रहा है, तो 2 के ऊपर एक क्या लिखते हैं 1, तो ये 2 क्रॉस 2 का एक ब्लॉक बन जाएगा, और ये तो सिंगल है, तो सिंगल का यहाँ पे 3 और बाकी ऊपर नीचे 0। तो ये तो जॉर्डन कोलैनिकल फॉर्म है, बट ये इसलिए है क्योंकि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के इक्वल, इसके लिए यही इसका जॉर्डन कोलैनिकल फॉर्म बन रहा है। बट अगर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल और कम होता तो उसके 2 जॉर्डन कोलैनिकल फॉर्म बनते। बट ये तो है, बट हम शो करेंगे कि इसका जॉर्डन कोलैनिकल फॉर्म, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल सेम। अब चेक करना है पी डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो अगर देखो अब इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे, 2 और 3, यानी कि आइगन वैल्यू जो है वो x माइनस 2 का स्क्वायर और x माइनस 3, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। तो मिनिमल पॉलिनोमियल के ऑप्शन क्या है, या तो x माइनस 2 और x माइनस 3 होंगे, या तो x माइनस 2, या तो x माइनस 3, या तो x माइनस 2 का स्क्वायर। इसके सारे फैक्टर लेने होते हैं, तो देखो ये x माइनस 2 x माइनस 3, या फिर x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3। तो अब ये चेक करेंगे, हमेशा मिनिमम ऑर्डर का लेना होता है। तो जब हम ये पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल नहीं है, तो देयरफॉर ये तो हो नहीं सकता, तो यही बच रहा है। अब हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल तब बोलते हैं जब m ऑफ x और जो मिनिमल पॉलिनोमियल में सारे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, बट ये तो लीनियर नहीं है, तो देयरफॉर ये पॉलिनोमियल क्या होगा, जो ये मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। अब ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ये तो इसी का जॉर्डन कोलैनिकल फॉर्म है, तो ये भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 2 आंसर अपने राइट हो जाएंगे। पी क्यू सिमिलर बताना है, तो सिमिलर के लिए इसके डीसी टर्म सेम होने चाहिए। अगर ए और बी को सिमिलर बताना है तो इसके डीसी टर्म सेम होने चाहिए। डी यानी डिटर्मिनेंट, तो पी और क्यू के, तो बी क्यू आर तीनों कैसे मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर, तो डायगोनल पे ही इसके डिटर्मिनेंट आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 4 इंटू 3 12। तो दोनों मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 12 है, तो यानी कि ये ट्रू हो गया। और आइगन वैल्यू क्या होते हैं, जो भी इसको डायगोनल एंट्री होगा, यानी कि 2 2 3। अब जो आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक का रूट होता है, तो उसका जो आइगन वैल्यू सेम है, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम होंगे, उसके आइगन वैल्यू भी सेम होंगे। अब मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्टिबल है, दोनों मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो रैंक भी सेम होगा 3 3। ट्रेस तो 3 है, क्योंकि 2 प्लस 2 प्लस 3 7, दोनों मैट्रिक्स के सेम। मिनिमल पॉलिनोमियल भी दोनों मैट्रिक्स के सेम आएंगे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है, पी और क्यू दोनों के, यानी कि डीसी टर्म सेम है, तो देयरफॉर ए और डी सिमिलर। इसीलिए हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, MNR डिनोट कर रहा है एक स्पेस जिसके अंदर सारे n क्रॉस n के रियल मैट्रिसेस हैं, यूक्लिडियन स्पेस Rn स्क्वायर। फिक्स अ कॉलम वेक्टर, एक कॉलम वेक्टर को फिक्स करेंगे नॉन जीरो r/n के अंदर, और डिफाइन कर देंगे एक मैप MNR जिसके अंदर सारे n क्रॉस n मैट्रिक्स हैं,
से लेके आर तक, यानी कि एक रियल वैलिड मैप है कि अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स लूं तो उसका इनर प्रोडक्ट लेना है ए स्क्वायर एक्स का ए के साथ, तो मतलब सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो क्लियरली कह रहा है कि एफ लीनियर मैप है, तो ये लीनियर मैप तो है नहीं, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग। कह रहा है डिफरेंशिएबल, तो ये एक पॉलिनोमियल ही आएगा, तो डिफरेंशिएबल तो होगा। इसमें कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, रॉन्ग। ये कह रहा है अनबाउंडेड, तो क्लियरली ये फंक्शन अनबाउंडेड है, तो देयरफॉर एफ बी और डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। बी एक वेक्टर स्पेस है ओवर सी जिसका डायमेंशन n है। बी एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन n है। V से लेके V तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो मैट्रिक्स होगी वो n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा विद ओनली आइगन वैल्यू 1। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो कौन सा मैट्रिक्स ट्रू होगा। अगर सारी आइगन वैल्यू 1 रखना तो एक काम करते हैं, कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके डायगोनल पे 1, और बाकी यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी ले लूं तब तो 0 आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो एंट्री कहीं भी लिख देता हूँ, किसी भी एक एंट्री पे नॉन जीरो एंट्री, बाकी सब कुछ 0 लग दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जब इसको मैं आइडेंटिटी में से माइनस करूंगा तो ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस मैट्रिक्स में से माइनस करूंगा तो वो जीरो मैट्रिक्स ही आए, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब देखो t माइनस आई रेस टू एन, अब अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, सारे आइगन वैल्यू 1 है, तो वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगा, x रेस टू 1 माइनस रेस टू n इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा किसको, a माइनस आई रेस टू n 0, यानी कि इसकी जो डिटर्मिनेंट होगी वो 0 हो जाएगी। तो यही कह रहा है सी ऑप्शन, ये तो डेफिनेशन है आइगन वैल्यू की, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और हमने देखा था कि अगर सपोज पिछले लेक्चर्स में हमने प्रूव किया था कि अगर सपोज किसी भी t माइनस, सपोज ये i रेस टू n, अगर ये 0 है तो इससे n प्लस k के बारे में कहेंगे कि ये भी 0 होगा, बट n माइनस 1 के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसका हमने एक एग्जाम्पल्स भी लिया था, तो उसी रिजल्ट का यूज करके हम कह सकते हैं कि इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, बट ये भी 0 होगा, ये भी, यानी कि सी डी ऑप्शन करेक्ट है। ए एक 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, डायमेंशन सॉल्यूशन स्पेस का एटलीस्ट 2 है, तो ए का स्क्वायर मतलब जो ए स्क्वायर का रैंक लेस देन 3 होगा, ए स्क्वायर का रैंक ग्रेटर देन 3 होगा, ए स्क्वायर का रैंक 3 होगा, या फिर डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर 0। ऐसे भी क्वेश्चन में हमने किए हैं कि अगर हमें रैंक पता है तो हम नलिटी निकाल सकते हैं, और नलिटी पता है तो रैंक बता सकते हैं। कह रहा है ए का जो रैंक है ना वो एटलीस्ट 2 है। एटलीस्ट ले रहा हूं ए 5 क्रॉस 5 का, और एक काम करता हूं 0 मैट्रिक्स ले लेता हूं, तो एटलीस्ट 3 बोला, इसकी नलिटी कितनी होगी 5, तो एटलीस्ट 2 तो है क्योंकि 2 से बड़ा है, मतलब ये हो गया। तो अगर अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये भी 0 मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक कितनी होगी 0, और इसकी रैंक कितनी होगी, अगर ये मैट्रिक्स 0 है तो रैंक कितना होगा 0। बट क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि ए स्क्वायर का जो रैंक है वो ग्रेटर देन 3 होगा, सी में कह रहा है कि रैंक ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा, तो यानी कि बी और सी ऑप्शन करेक्ट, अरे डिस्कार्ड हो गए। अब उसके बाद कह रहा है कि रैंक ए स्क्वायर के बारे में बताना। अब मैं कह रहा हूं कि ए का जो रैंक है वो एटलीस्ट 2 है, यानी कि रैंक ऑफ ए नहीं, नलिटी ऑफ ए, नलिटी ऑफ ए अगर लेस देन, अरे एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन, एटलीस्ट 2 मतलब ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रैंक ऑफ ए है वो कितना हो जाएगा, बाय रैंक नलिटी थ्योरम 5 माइनस 2, यानी कि वो रैंक ऑफ जो ए है वो लेस देन 3 हो जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3 है, तो इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो ए का कितना हो जाएगा 0,
तो देयरफॉर जो डिटर्मिनेंट a इंटू ए है वो भी कितना हो जाएगा 0। दैट इज क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो डी ऑप्शन यही कह रहा है, और कह रहा है कि जो रैंक a स्क्वायर की वो लेस देन 3। अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो जो उसकी रैंक होगी वो लेस देन, अब देखो a का रैंक लेस देन 3 है तो उसके स्क्वायर का रैंक जो होगा वो 3 से तो कम ही होगा। ये हमने पढ़ा था कि अगर a का रैंक 3 है तो जो a स्क्वायर की रैंक होगी वो हमेशा 3 से छोटी होगी। तो देयरफॉर हमारा ए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जितना पावर बढ़ाते हैं रैंक कम होता है, उतनी उसकी नलिटी इंक्रीज होती है। तो देयरफॉर इसमें से रैंक ए स्क्वायर लेस देन 3 और डिटर्मिनेंट ये राइट हो जाएगा, बाकी बी सी ऑप्शन रॉन्ग। तो ये थे 5 रियल अलजेब्रा के क्वेश्चन। अब चलते हैं 3 क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स की ओर। कह रहा है कि f अगर एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है। देखो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन हो गया, तो एंटायर फंक्शन जैसे माइंड में आएंगे तो अपने को 7 एग्जाम्पल याद आना चाहिए, जिसमें से कांस्टेंट को हटा देंगे तो 6 एग्जाम्पल। एंटायर फंक्शन मतलब 6 एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल, यानी कि कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, e रेज़ टू जेड, साइन जेड, कॉस जेड, साइन एच जेड और कॉस एच जेड, यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शन 2 है, 2 साइन जेड कॉस जेड है 4, और 5 e रेज़ टू जेड, 6 पॉलिनोमियल और 7 ये 7 स्टैंडर्ड फंक्शन है। बाकी इसका यूज करके हम बहुत सारे बना सकते हैं, वो अलग बात है। ऐसे बहुत सारे रैशनल फंक्शन बना सकते हैं, बट यहाँ पे भी याद रखना है ये 7 स्टैंडर्ड, जिसमें से नॉन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को भी हटा दो। तो ई बी द इमेज ऑफ एफ। अब इसकी इमेज एफ है। अब इमेज में आ गया तो वो क्वेश्चन याद रखना चाहिए कौन सा, तो वो थ्योरम क्या है कि एफ की जो वैल्यू है अगर वो एंटायर फंक्शन है तो वो ज्यादा से ज्यादा, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, वो ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू को छोड़ सकता है, सिर्फ एटमोस्ट 1 पॉइंट को, बाकी सारे वैल्यू उसको एज्यूम करने होंगे। तो मतलब ई के पास या तो पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगी या तो वो ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट को छोड़ सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि जब मैं पूरी की पूरी पॉइंट ले लूं, पूरा सेट, तो ये तो हमेशा ओपन होगा। अगर मैं एक पॉइंट छोड़ भी दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर पॉइंट पे सारे सेट ही आएंगे। और अगर उस पॉइंट पे भी खड़े हो जाओ तो उस सेट के अंदर सारे सेट के पॉइंट ही आने वाले हैं, वो बाहर नहीं जाएगा सेट के। तो देयरफॉर ये कह रहा है ई ओपन सेट है। पहला कह रहा है कि ई ओपन सेट है, ये राइट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि यूनिट सर्कल और ई के बीच में एम्प्टी हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट को तो छोड़ता ही है, किसी के साथ भी इंटरसेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट आएंगे। ये कह रहा है ई इंटरसेक्शन आर के साथ नॉन एम्प्टी, हाँ, क्योंकि रियल लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लूं, मतलब ई तो पूरा मेरा सी है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ दूं, तो देयरफॉर ई और आर के साथ क्या है, नॉन एम्प्टी। ई कह रहा है बाउंडेड सेट, तो सी पूरा आएगा या तो एक पॉइंट को छोड़ के, बट एक पॉइंट तो कहीं भी हो सकते हैं, मतलब वो भी सेट क्या है, अनबाउंडेड है। मान लो ये पॉइंट, जैसे ये पूरी मेरी प्लेन है, अगर मैं इस पॉइंट को छोड़ दूं तो ये यहां से अनबाउंडेड होगा, इस पॉइंट को छोड़ दूं तो यहां से अनबाउंडेड होगा, कहीं से भी अनबाउंडेड हो जाएगा। तो देयरफॉर बाउंडेड वाला भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो ई एक ओपन सेट है, ई कह रहा है बाउंडेड सेट, तो ये भी रॉन्ग। अरे ई ओपन सेट है और ये नॉन एम्प्टी। कंसिडर द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z, जेड बिलोंग कर रहा है सी को, जेड इज नॉन जीरो। सी डिनोट कर रहा है सर्कल विथ पॉजिटिव रेडियस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि सी एक सर्कल है जो कि रेडियस, सर्कल से जो एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो एफ मैप करेगा, मतलब ओरिजिन को छोड़ के इस पूरे सी को कहा मैप करेगा, क्या वो सर्कल पे मैप करेगा, लाइन पे मैप करेगा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, या फिर लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये है तो काफी अच्छा। इसे हम इस इक्वेशन बनाते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्जन का यूज करके, मतलब एफ ऑफ जेड अगर हमारे पास दिया है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z, तो हम सर्कल का इक्वेशन लेते हैं और एक साइड इसके इन्वर्जन मैप का भी एक इक्वेशन बनाते हैं, और वहां डिफरेंट वैल्यू
पुट करके हम देखते हैं कि सर्कल्स कहाँ जाती है, लाइन कहाँ जाता है। अगर एक सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है तो वो कहाँ जाता है, एक अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है वो कहाँ जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z है तो ये एक इन्वर्जन मैप है। तो आपको याद कैसे रखना है, इन्वर्जन मैप में लाइन अगर ओरिजिन में, अगर कोई एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो ये हमेशा एक लाइन ही मिलेगा और वो कहां से पास होगा, ओरिजिन से। तो ये तो हटा देंगे क्योंकि हमें पूछा है कि एक सर्कल जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। अब अगर कोई सर्कल ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है तो ये भी एक सर्कल देगा जो कि ओरिजिन से पास नहीं होगा अंडर अ इन्वर्जन मैप। अंडर इन्वर्जन मैप के अंडर में ये जो सर्कल ओरिजिन से पास नहीं हो रही है वो कहा जाएगा, एक सर्कल जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अगर एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका इमेज भी एक लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। तो हमें क्या कह रहा है ये कि एक सर्कल जो कि ओरिजिन से पास होगा, मतलब ये दोनों भी नहीं है। अब अगर लाइन ओरिजिन से पास न हो तो ये एक सर्कल देगा जो कि ओरिजिन से पास होगी। लाइन अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो ये एक सर्कल देगा जो कि ओरिजिन से पास होगी। ऐसे ही सर्कल अगर एक ओरिजिन से जा रहा है तो इसका जो इमेज होगा ये एक लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो यही हमारा है कि अंडर अ इन्वर्जन मैप अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन मैप अ लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बस ये हो गया क्लियर, यानी कि इन्वर्जन मैप एक सर्कल जो कि ओरिजिन से पास हो रही थी उसको मैप करेगा एक ऐसे लाइन पे, यानी कि एक लाइन पे मैप करेगा। सर्कल तो ऐसे भी कैंसिल हो गए बट वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। Question number, which among the following function defines c minus 0 is there no sequence of polynomial approximately f of z uniformly on a compact subset of g। कह रहा है कि किस फंक्शन में के लिए ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल, मतलब नो सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल कि एफ ऑफ जेड को मैं यूनिफॉर्मली अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं। मतलब वही चीज है जैसे हम कहते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम एक मतलब उसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं पॉलिनोमियल से, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं साइन जेड फंक्शन से। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये एक थ्योरम है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन पे, ओपन डोमेन पे, और वो कंटेन कर रहा है अपने अंदर किसी कॉम्पैक्ट सबसेट को, तब जाके वो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट होती है जो कि अप्रोक्सीमेट करती है उस फंक्शन को यूनिफॉर्मली। ये सिंपल थ्योरम है, रूल्स थ्योरम कहते हैं इसे। तो हमें सिर्फ देखना है, देखो जेड स्क्वायर ये एक पॉलिनोमियल है, यानी कि एंटायर फंक्शन हर जगह एनालिटिक है। तो अगर कोई भी ओपन सेट किसी कॉम्पैक्ट सबसेट को कंटेन करता है तो इस फंक्शन को मैं अप्रोक्सीमेट करा सकता हूं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब ई रेस टू जेड में ये भी एंटायर फंक्शन है, मतलब एनालिटिक है। तो अगर कोई भी ओपन सबसेट किसी कॉम्पैक्ट सबसेट को कंटेन करता है तो इस एफ ऑफ जेड को मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं, अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें कोई सीक्वेंस नहीं मिलना चाहिए। अब देखो ये एनालिटिक नहीं है तो देयरफॉर यहां पे से कोई भी सीक्वेंस नहीं मिलेंगे जिससे कि मैं इसे अप्रोक्सीमेट करा सकता हूं पॉलिनोमियल से। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। वैसे भी हमें पता है कि ई रेस टू जेड, अब ये तो खुद ही पॉलिनोमियल है तो इसका तो बात ही खत्म। ई रेस टू जेड को भी हम पॉलिनोमियल तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ई रेस टू जेड का एक्सपांशन तो हमें पता ही है, जेड रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो सारे पॉलिनोमियल ही तो है, बट 1/z तो क्लियरली नहीं होगा। 1/z स्क्वायर को भी हम अप्रोक्सीमेट नहीं करा सकते। तो ये थे कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन। ऐसे जी, अब ये ग्रुप के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि जी एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। कोई भी दो एलिमेंट ले लो ग्रुप का, अगर ए की ऑर्डर m है और बी की ऑर्डर n है
तो कौन सी फॉलोइंग नेसेसरी ट्रू होगी। ए बी में पूछा है, तो मैंने एक बार और क्वेश्चन में कहा था कि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है, बी का ऑर्डर फाइनाइट है, तो उसके प्रोडक्ट के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। ये तो कह रहा है कि m इंटू एन के इक्वल हो जाएगा, तो रॉन्ग। ये कह रहा है कि उसके एलसीएम के इक्वल हो जाएगा, ये भी रॉन्ग। ये कह रहा है कि इसके जीसीडी के इक्वल, ये भी रॉन्ग। ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट जी के पास होगा जिस एलिमेंट की ऑर्डर इन दोनों के एलसीएम के इक्वल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। बट इसके प्रोडक्ट का ऑर्डर m इंटू एन होगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो फाइनाइट ही ना हो, तो एलसीएम m इंटू एन का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लेना तो हम ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -1 और 1 एक सेट ले लूं। -1 का ऑर्डर है 2, 1 का ऑर्डर भी है 1। ठीक है, या फिर ठीक है, ये ले लेते हैं। तो एक सेट है सपोज -1, इसका ऑर्डर 2 है, 1 का ऑर्डर 2 है। कुछ गड़बड़। जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, जी एक फाइनाइट ग्रुप लेना है, ए बी जी विथ ऑर्डर एम एन एन। ठीक है, मतलब एक कोई भी जी ले लेते हैं जिसके पास मान लो 2 ऑर्डर है। सपोज ए का ऑर्डर 2 है, बी का ऑर्डर 2 है। मान लेते हैं ग्रुप लेते इसके पास ए का ऑर्डर 2 है, बी का ऑर्डर 2 है। जैसे कि -1 ले लूं और सेकेंड एलिमेंट भी -1 ले, इसका भी ऑर्डर 2 होगा, इसका भी ऑर्डर 2 होगा। बट अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 इंटू -1 ये कितना हो जाएगा 1, और 1 का ऑर्डर होता है 1, क्योंकि 1 है तो 1 तो खुद ही आइडेंटिटी है, तो 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि ए बी का जो ऑर्डर है वो m इंटू एन के इक्वल होगा, बट m इंटू एन, क्योंकि ये m है और ये n है, 2 2 4, बट 4 तो 1 के इक्वल नहीं है। सेकेंड कह रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ ए बी वो m और n के एलसीएम के इक्वल होगा। अच्छा, m और n का एलसीएम 2 है, बट वो भी 1 के इक्वल नहीं है। दोनों का जीसीडी निकालना है, तो दोनों का जीसीडी भी 2 होंगे, बट वो भी 1 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर, बट ऐसी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर उन दोनों के एलसीएम के इक्वल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी अगर S3 है, ये एक परम्यूटेशन ग्रुप है 3 सिंबल का। कह रहा है कि जी आइसोमॉर्फिक होगा टू अ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, और S3 तो साइक्लिक है नहीं। अब ये साइक्लिक नहीं है, अरे कहा गया, हाँ, जी कह रहा है आइसोमॉर्फिक होगा किसी साइक्लिक के सब ग्रुप के साथ। ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि साइक्लिक सब ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक। अगर मान लो आइसोमॉर्फिक हो गया तो जी को तो साइक्लिक होना पड़ेगा, बट S3 तो साइक्लिक है नहीं, ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब ध्यान सुनो, सी ऑप्शन देखो, कह रहा है कि जी प्रोडक्ट होगा साइक्लिक ग्रुप का। अब साइक्लिक ग्रुप है तो कुछ इसी फॉर्म के होंगे, इनका प्रोडक्ट हालांकि साइक्लिक ग्रुप नहीं हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि जब जीसीडी कितनी होगी 1। अगर जीसीडी 1 नहीं होगा फिर भी ये अबेलियन तो है, ये भी अबेलियन है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 अबेलियन ग्रुप इज अगेन अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन तो है, बट S3 तो अबेलियन भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक ग्रुप H सच दैट कि जी मैप होगा होमोमॉर्फली ऑनटू H। बी ऑप्शन में ये कह रहा है कि ऐसी कि देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक ग्रुप H सच दैट कि जी मैप करेगा होमोमॉर्फिकली ऑनटू H। तो ये तो हो सकता है कि हम जी के अंदर एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप कर सकते हैं जिसके साथ कि वो होमोमॉर्फिकली जी मैप करेगा होमोमॉर्फिकली। हाँ, तो ये कर सकते हैं, ये होगा, ये ऑप्शन राइट है कि जी के पास एक साइक्लिक ग्रुप H जो कि होमोमॉर्फिकली ऑनटू H, तो ये ऑप्शन कर। अब डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। एक नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होगी जी और एडिटिव ग्रुप
क्यू के बीच में। मतलब ये कह रहा है कि देखो अगर ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो हमारा वैसे भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी और क्यू के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू एडिटिव एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। मान लो इसके बीच में एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। देयर एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू द रेस्ट। अब अगर ध्यान से सुनो, अगर ये है तो इसका मतलब जी बाय कर्नल ये तो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इसके सब ग्रुप के साथ क्योंकि कुछ सब ग्रुप के साथ ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अब ये जो कर्नल है G is isomorphic to kernel G by kernel F is isomorphic to सबग्रुप ऑफ Q प्लस, मतलब इसके सबग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। अब G के कर्नल F कितने हैं? अब कर्नल F क्या होगा? नॉर्मल सबग्रुप होगा G का। अब G S3 है तो इसके पास तो 3 ही नॉर्मल सबग्रुप होते हैं, एक तो आइडेंटिटी हो जाएगा, एक तो खुद S3 हो जाएगा और एक तो हो जाएगा A4। अगर आइडेंटिटी हो गया तो S3 अपॉन आइडेंटिटी, अगर S3 हो गया तो S3 ये तो एक ट्रिवियल मैप हो जाएगा, तो इसे तो ऐसे ही कैंसिल कर दो क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल चाहिए। अब अगर S3 हो गया तो S3 किसको आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? S3 आइसोमॉर्फिक टू सबग्रुप ऑफ Q प्लस, ये एक ऑप्शन है। सेकेंड A4 है, अरे A4 नहीं A3। अब मैं कह रहा हूं कि Q की S3 का ऑर्डर कितना है? 6। अब जो सब ग्रुप है Q प्लस के उनकी ऑर्डर तो फाइनाइट होती नहीं, ऐसे A3 का भी हम कर सकते हैं। S3 अपॉन A3 ये कितना हो जाता है? Z2। अब Z2 भी ऑप्शन नहीं है, मतलब ये तो सब फाइनाइट ग्रुप है। और लेकिन Q के पास तो कोई भी 2 ऑर्डर का या 6 ऑर्डर के सब ग्रुप होते ही नहीं है, तो देयरफॉर हमारे बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है कि जी एक ग्रुप दिया है, ग्रुप की ऑर्डर 96 है और ये पूछ रहा है एच और के के बारे में। क्या एच और के का जो इंटरसेक्शन है वो आइडेंटिटी होगा? एच और या फिर एच इंटरसेक्शन के इज नॉन आइडेंटिटी, एच इंटरसेक्शन के अबेलियन है या फिर अबेलियन नहीं है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं इसमें, खाली ऑर्डर पे ध्यान देना है। अच्छा एक बात बताओ, जी अगर एक ग्रुप है, एच और के इसके सब ग्रुप है, तो एच के भी सब ग्रुप होगा, एच इंटरसेक्शन के भी सब ग्रुप होगा। और एच इंटरसेक्शन के ये एच का भी सब ग्रुप होता है, एच इंटरसेक्शन के का भी सब ग्रुप होता है। इसका मतलब ये कि एच इंटरसेक्शन के की ऑर्डर एच को भी डिवाइड करेगी और ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के एच के भी ऑर्डर को डिवाइड करेगी और के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगी। एच का ऑर्डर कितना गिवन है? 12। तो अब 12 को डिवाइड करने वाले या तो 1 2 3 4 6 12, मतलब 16 को भी डिवाइड करेगा, तो मतलब 1 2 4 8 16। तो कॉमन तो इसमें से 1 2 4 आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों को डिवाइड करने वाले सिर्फ 1 2 4 है। मतलब एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर है या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 4, और हमें पता है 4 तक कोई भी नॉन अबेलियन ग्रुप नहीं होता। पहला नॉन अबेलियन ग्रुप S3 है जिसकी ऑर्डर 6 है, तो देयरफॉर ये ग्रुप हमेशा एच इंटरसेक्शन के कैसा हो जाएगा? अबेलियन। ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब हमें ये भी पता है कि एच के एक सब ग्रुप होता है और इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के ये हो जाता है। अब एच इंटरसेक्शन के अगर सपोज आइडेंटिटी हो गया तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 1। तो मतलब ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 12 इंटू 16, यानी कि 16 12 जा 192। बट 192 अब हमें पता है एच के तो सब ग्रुप है जी का, तो इसकी ऑर्डर तो हमेशा लेस देन होनी चाहिए, बट ये तो हमें इससे सॉरी
इसका जो ऑर्डर है ग्रेटर देन 96 मिल गया, तो देयरफॉर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर जो H इंटरसेक्शन K है वो नॉन एम्प्टी ही होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन पार्ट सी के टेस्ट सीरीज 6 के। तो नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट सीरीज 7 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आई, और अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और एग्जाम सिर्फ 4 या 5 दिन बचे, तो अच्छे से फोकस करें। आज का डेट है 21 और 20 और 26 को पेपर है, 6 दिन है। अच्छे से तैयारी करो और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।